हमारे मेंबर पार्लियामेंट और यहाँ इस चुनाव की व्यवस्था को देख रहे हैं, इतनी बड़ी संख्या में एकत्र आए हमारे बुजुर्ग, माताएं, बहनें, नौजवान साथी और मीडिया के मेरे साथी, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मेरे साथी। आज मुझे बहुत खुशी है कि मुझे मौत के इलाके में आने का सौभाग्य मिला और आप सबके दर्शन करने का मौका भी मिला। सबसे पहले तो मैं जब यहाँ आया हूँ तो श्री तलवंडी साहू को नमन करता हुआ अपनी बात को प्रारंभ करता हूँ। साथ ही साथ जब मैं यहाँ आया हूँ तो उस हनुमान मंदिर को भी नमन करता हूँ जहाँ लोग कसम खाने के पहले 10 बार सोचा। मित्रों, ऐसी पवित्र भूमि पर, गुरुओं की भूमि पर मुझे आने का मौका मिला। आने में विलंब हुआ, इसके लिए क्षमा कीजिएगा, लेकिन आप सब लोग मेरा बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे थे और इतनी देर से आने के बावजूद भी आप सब लोग इतनी बड़ी संख्या में उपस्थित हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, अभिनंदन और स्वागत। मित्रों, दयाल सिंह जी को विधानसभा में भेजना ये आप सब लोगों ने मन बनाया है और जगदीप सिंह जी का भी जिस तरीके से आशीर्वाद रहा है, मुझे पूरा विश्वास है कि दयाल सिंह जी आपके आशीर्वाद से विधानसभा पहुंचेंगे, ऐसा मेरा अटूट विश्वास है। लेकिन सिर्फ दयाल सिंह जी को विधानसभा में भेजना ही उद्देश्य नहीं है। इनके माध्यम से पंजाब को किस तरीके से इस मुसीबत की राह से निकालकर सही रास्ते पर मोदी जी के हाथ मजबूत करते हुए ये बॉर्डर स्टेट को मजबूती प्रदान करना, ये हमारा लक्ष्य है, इसको हमको याद रखना। मित्रों, बाकी सारी पार्टियां परिवारवादी पार्टियां, उनके लिए पंजाब भी परिवार है। यानी पंजाब में सरकार आती है तो अपने परिवार के लिए, और इससे ज्यादा का लक्ष्य उनको दिखता नहीं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक अकेली पार्टी है जिसमें सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास लेकर के सारे पंजाब को आगे बढ़ाने का लक्ष्य है भारतीय जनता पार्टी, और ये प्रजातांत्रिक तरीके से चलने वाली पार्टी। इसमें हम लोग, हमारी पार्टी की नीतियां मोदी जी के नेतृत्व में गरीब, वंचित, पीड़ित, शोषित, जो समाज के अंतिम पायदान पर खड़ा व्यक्ति है, जो गरीब है, महिला सशक्तिकरण, महिलाओं को ताकत देना, युवाओं को मुख्यधारा में लाना, किसानों की चिंता करना, यह हमारा लक्ष्य है। और इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए ही भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक दृष्टि से सरकार बनाते हुए विकास की ओर आगे बढ़ना चाहती है और स्वर्ण विभाजता को क्या करना चाहती है। इसीलिए जब मैं नीतियां कहता हूं तो मैं कहने के लिए नहीं कहता हूं। आप देखिए, कोरोना आया, सारे बड़े बड़े देश मुसीबत में पड़ गए, उनकी सारी व्यवस्थाएं लड़खड़ा गई, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि हमारी महिलाओं को कष्ट नहीं होना चाहिए, गरीब महिलाओं को कष्ट नहीं होना चाहिए। इसीलिए जब लॉकडाउन लगा तो हर विपरीत परिस्थिति में, जब पोस्टमैन भी नहीं था, पोस्ट ऑफिस भी नहीं था, जब मनी ऑर्डर भी नहीं पहुंचता था, तब प्रधानमंत्री जी ने 20 करोड़ बहनों के खाते में 500-500 रुपए पहुंचा करके उनके घर का चूल्हा जलाने की व्यवस्था। उसी तरीके से प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, जब पिछले शताब्दी में महामारी फैली थी
तो बीमारी से ज्यादा लोग भुखमरी से मर गए। इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने 80 करोड़ की जनता को पिछले 2020 के मार्च से अभी तक 80 करोड़ की जनता को मुफ्त में अनाज देकर के 5 किलो गेहूं, 5 किलो चावल, 1 किलो दाल हर व्यक्ति के लिए व्यवस्था करके दिया। ये भी हमको याद रखना है। और पंजाब भी इसे अछूता नहीं है, पंजाब को भी ये पहुंचा। जब मैं गरीब की बात करता हूं तो बिजली पहुंचाना ये हमारी जिम्मेवारी। 18,000 गांव देश में थे जहां बिजली नहीं थी। प्रधानमंत्री जी ने 1000 दिन में 18,000 गांव में बिजली पहुंचाई और 2.5 करोड़ घरों में बिजली पहुंचाई। इस बात को याद करना चाहिए। और आज पंजाब 100% इलेक्ट्रिफाइड है, ये भी हमको याद रखना। बोले प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, मैं यहां किसान भाइयों को बताना चाहता हूं, ठीक है किसान के नाम पर राजनीति करने वाले लोग बहुत हुए, बहुत, लेकिन किसानों का भला करने वाला जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया वो किसी ने नहीं किया है। मैं दावे की चोट पर आज मौर में आकर के आपको बताना चाहता हूं, किसी ने नहीं किया। आप बताइए 180 लाख करोड़ रुपए खर्च करके, 180 लाख करोड़ रुपए खर्च करके 10 करोड़ 50 लाख किसानों के खाते में हर तीसरे महीने 2-2 हजार रुपए पहुंचाए कि नहीं पहुंचाए? पहुंचाए कि नहीं पहुंचाए? इस तरीके से। और यहां पंजाब में भी इस काम को करने के लिए 23 लाख हमारे किसान भाइयों के खाते में 24,000 करोड़ रुपए पहुंचाने का काम किया। तो नरेंद्र मोदी ईच ड्रॉप मोर ड्रॉप, हर घर को, हर जल, हर खेत को पानी मिले, उसकी अच्छी व्यवस्था हो, इस काम पर हम लगे हैं। और इसी के साथ साथ प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लगभग 1.5 करोड़ घरों में को पक्के मकान से जोड़ने का काम किया। तो वह नरेंद्र मोदी जी ने किया, यह भी हमको याद रखना चाहिए। आप बताइए यहां से बठिंडा एक्सप्रेस चलती थी कि नहीं चलती थी? कैंसर एक्सप्रेस बोलते थे कि नहीं बोलते थे? बोलते थे ना? कैंसर की चलती थी कि नहीं चलती? यहां पर ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज बठिंडा में 950 करोड़ रुपए का खोल करके 750 बेड का बनाने का काम किया। तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। आज ओपीडी शुरू हो गई है, बहुत जल्दी आईपीडी शुरू हो जाएगी, कैंसर स्पेशलाइजेशन भी वहां होगा। अब भटिंडा के लोगों को बीकानेर नहीं जाना पड़ेगा, अब भटिंडा के लोगों का इलाज होगा तो यहीं पर होगा। इसकी व्यवस्था भी की गई, ये भी हमको याद है। लेकिन मित्रों, हम यहां पर जिस तरीके से पानी का स्तर नीचे जा रहा है, फर्टिलाइजर का इस्तेमाल इतना हुआ है कि हमको ऑल्टरनेटिव खेती के बारे में सोचना पड़ेगा। और इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने कहा कि जीरो बजट की खेती करने की तरफ हमको अग्रसर होना पड़ेगा और पंजाब को फिर से नई जान फूंक करके खड़े करने का काम और इसका संकल्प लिया है। तो नरेंद्र मोदी जी ने लिया है, इसको हमको याद रखना चाहिए, इसको हमको समझना चाहिए। मित्रों, अगर हम बात करें एमएसपी की, पंजाब में 132,80,000 मैट्रिक टन इसकी खरीदी हुई है। और सबसे ज्यादा एमएसपी अगर किसी प्रदेश को मोदी जी ने दिया है तो वो पंजाब को दिया है। 23,000 करोड़ रुपए का एक साल के अंदर एमएसपी रिकॉर्ड खरीदी हुई है। ये भी हमको याद रखना चाहिए। मित्रों, ये सारी बातें आपके सामने मैं इसलिए कह रहा हूं कि गरीब, वंचित, पीड़ित, शोषित, दलित समाज के अंतिम पायदान में खड़ा व्यक्ति, हमारा किसान भाई, उसकी चिंता किसी ने भी की है तो वो नरेंद्र मोदी की सरकार ने की है। ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं। आप किसी सरकार की, केंद्र की किसी सरकार का आप नाम लीजिए और बताइए कि उन्होंने किसानों के लिए क्या किया। और मैं आपको गिनाता हूं कि आदरणीय मोदी जी ने किसानों के लिए क्या नहीं किया है। इसको हमको ध्यान में रखना चाहिए। और अगर मैं बात करूं
हमारे सिख भाइयों की, तो मैं ये भी कहना चाहूंगा कि जो काम प्रधानमंत्री मोदी जी ने सिख भाइयों के लिए किया और हिंदू सिख एकता के लिए किया, वो अभी किसी ने नहीं किया, वो भी किया तो नरेंद्र मोदी जी ने किया है, ये याद रखना चाहिए। हमारी पंजाब में सरकार नहीं थी, हम सरकार में नहीं थे, यहां कांग्रेस पार्टी की सरकार थी। हम कह सकते थे कि हमारी सरकार नहीं है, हम क्या करें, लेकिन हम जानते हैं कि चाहे हिंदू हो चाहे सिख हो, हर व्यक्ति पंजाब और पंजाब से बाहर और दुनिया में हर कोई हरमंदिर साहब में मत्था टेकता है, शीश झुकाता है और उसके साथ उनसे आशीर्वाद देता है। ये हम सब लोग करते हैं, हम जानते हैं। लेकिन आपको मालूम है क्या कि फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट का अप्रूवल हरमंदिर साहब को नहीं था। दुनिया के लोग हरमंदिर साहब में शीश झुका करके हरमंदिर साहब के माध्यम से धर्म के लिए पैसा देना चाहते थे। वो पैसा फॉरेन कंट्रीब्यूशन में रेगुलेट नहीं होता था, किसी ने चिंता नहीं की, किसी ने आवाज नहीं उठाई। ये नरेंद्र मोदी हैं जो भारत के प्रधानमंत्री बनाए आपने, और उन्होंने फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट का अप्रूवल दे दिया है। अब दुनिया भर के लोग हरमंदिर साहब को अपना चंदा दे सकते हैं, अपना आशीर्वाद दे सकते हैं, अपना उसमें कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। इस तरह की व्यवस्था की। मित्रों, हमारे हर गुरुद्वारे में लंगर चलता है, डेरों में लंगर चलता है। ये गुरुद्वारों के लंगर के लिए टैक्स लगता था, किसी ने डिमांड नहीं उठाई थी, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपने से कहा कि नहीं, गुरुद्वारे में जो लंगर चलता है वहां हर गरीब आदमी आकर के ईश्वर का आशीर्वाद देता है और वो प्रसाद छकता है, इसलिए इस पर टैक्स नहीं होना चाहिए। और इसलिए देश के सभी गुरुद्वारों से लंगर पर से टैक्स हटा दिया गया है और अब भारत सरकार सालाना 350 करोड़ रुपए जीएसटी का अपने तिजोरी से भरती है, लेकिन लंगर पर टैक्स नहीं लगता। ये काम किया तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। आप बताइए, 1947 में देश आजाद हुआ और 1947 में देश का बंटवारा। नानकाना साहब जाना हमारा दुर्मर हो गया। हम नानकाना साहब जा नहीं सकते थे, लोगों की इच्छा थी, इतनी सरकारें आई और गई, किसी ने चिंता नहीं की। ये मोदी जी थे जिन्होंने पाकिस्तान से बात की, नानकाना साहब के लिए कॉरिडोर बनाया और करतारपुर कॉरिडोर 120 करोड़ रुपए खर्च करके आज हम जाकर के नानक साहब के वहां दर्शन कर सकते हैं, उस गुरुद्वारे में जा सकते हैं। इसकी व्यवस्था की तो नरेंद्र मोदी जी ने की, ये भी हमको याद है। उसी तरीके से नानक साहब के बताए रास्ते पर चलने के लिए इंटरफेथ स्टडीज, इसकी यूनिवर्सिटी में, गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी में अगर चेयर में खड़ी की तो वह भी प्रधानमंत्री मोदी जी ने की, ये भी हमको याद रखना चाहिए। सिख आंदोलन के बाद, सिख एजुकेशन के बाद 316 लोग ब्लैक लिस्ट हुए थे। 316 लोग, किसी ने नहीं पूछा उनकी, किसी ने सुनते नहीं। छत्रपतींचा विचार म्हणजे